स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। दिस इज दीक्षा पाल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी के बारे में और इसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा। आज का हमारा टारगेट है ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में क्या क्या ट्रेंड्स हैं ये देखेंगे। न्यू ट्रेंड्स क्या है, ओल्ड ट्रेंड्स क्या थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लीगल इश्यूज इन मिडवाइफरी प्रैक्टिस, जो मिडवाइफरी की प्रैक्टिस होती है उसमें क्या क्या लीगल इश्यूज होते हैं, क्या क्या एरर वहां पे अकर होते हैं, ये देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी। ट्रेंड्स क्या होते हैं मिडवाइफरी के। ऑल द चेंजेस स्टार्ट इन 19th सेंचुरी व्हेन द पोर्शन मूव्ड इनटू द हॉस्पिटल सेटिंग। बच्चों, इसका मीन्स ये है कि ये कब, जब मिडवाइफरी के जो ट्रेंड्स थे वो कब स्टार्ट हुए थे, ये 19th सेंचुरी में देखे गए थे। इसमें क्या था, चेंजेस हुआ था 19th सेंचुरी में। जो मिडवाइफरी का पोर्शन था वो कहाँ पे मूव हुआ था, हॉस्पिटल एरिया। इट मीन जो हॉस्पिटल पोर्शन था उस जगह पे क्या हुआ था, ये मूव हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, द मदर न्यूबॉर्न रिमाइंड आइसोलेट फ्रॉम द फैमिली फॉर अ वीक एंड 10 डेज। इसका मीन्स ये है कि बच्चों, जो मदर होती थी, जो भी प्रेग्नेंट मदर होती थी, उसकी डिलीवरी होने वाली होती थी और जो बेबी होता था उसको उस टाइम पे क्या किया जाता, आइसोलेट किया जाता था। किससे आइसोलेट किया जाता, फैमिली से। When a family had only visited privileged new, it means ये है कि उस टाइम पे जो मदर होती थी, जो न्यू बॉर्न होते थे, उनको आइसोलेट कर दिया जाता था 1 वीक के लिए या फिर 10 डेज के लिए। क्योंकि वो लोग ये बोलते थे कि अगर ज्यादा ही मतलब जो वहाँ पे मिडवाइफरी नर्स होती थी वो मिलने नहीं देती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि जो मदर है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस वजह से नहीं मिलने देती। लेकिन वहाँ पे ओनली एक ही जो फैमिली का हेड होता था वो ही वहाँ पे विजिट कर सकता था और मदर से और न्यूबॉर्न से मिल सकता था। अदरवाइज किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं था कि मदर से और न्यूबॉर्न से मिल सके। नर्सिंग वॉज सेपरेटेड इनटू 3 स्पेशलिटीज। यहाँ पे क्या था, नर्सिंग को सेपरेट किया गया था 3 स्पेशलिटी में। यहाँ पे जो फर्स्ट नर्स थी उसको बोला गया था कि जो लेबर रूम में जो डिलीवरी हो रही है उस मदर की केयर करनी है। और जो सेकेंड नर्स थी वो पोस्ट नेटल मदर, जो भी डिलीवरी होने के बाद जो मदर थी उसको केयर प्रोवाइड करनी है। जो थर्ड नर्स थी वो न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड करती थी। देखते हैं, नर्सिंग वॉज सेपरेटेड इनटू 3 स्पेशलिटीज विद 1 नर्स केयरिंग फॉर द मदर ड्यूरिंग लेबर। वही चीज बताइए कि जो फर्स्ट मदर है वो किसको केयर प्रोवाइड कर रही है, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर जो मदर है उसको केयर प्रोवाइड कर रही है। देन जो सेकेंड नर्स थी एंड डिलीवर अनदर हैंडलिंग पोस्टपार्टम मदर। जो पोस्टपार्टम मदर थी, जो पोस्ट पीरियड में आ गई थी, जिसकी डिलीवरी हो गई थी, उसको केयर प्रोवाइड कर रही थी, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम मदर। एंड जो थर्ड नर्स थी वो केयर प्रोवाइड कर रही थी बेबी को क्लीन करना, बेबी को सक्शनिंग में हेल्प करना, बेबी के ईयर को मेंटेन करना एंड उसमें ईयर क्लीनिंग करना, आई केयर करना, कॉर्ड केयर करना। ये सारा केयर जो है वो थर्ड नर्स जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी। साथ ही साथ क्या कर रही थी, जो थर्ड नर्स थी वो ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट कर रही थी। आफ्टर डिलीवरी 1 आवर के बाद जो है फीड कराना चाहिए बेबी को मदर का मिल्क, ताकि जो बेबी है उसको थोड़ी यूनिटी मिल सके। इन द ईयर ऑफ 1940 फिर क्या हुआ था, 1940 में एक रोमिंग कॉन्सेप्ट दिया गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था बच्चों, रोमिंग कॉन्सेप्ट। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे एक बहुत प्यारी सी बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, लेकिन दिल में ये बात रख के पढ़ो कि अपने आप को एक दिन सफल बनाना है। रूमिंग इन द कॉन्सेप्ट वॉज डिवाइड। अब हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। इन द ईयर ऑफ 1940 कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था, रोमिंग कॉन्सेप्ट दिया गया था 1940 में। इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था, इस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज ये था कि इसमें क्या होगा, जो भी मतलब मदर थी उसको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा था उससे प्रिवेंट किया जा रहा था, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा रहा था, प्लस जो ग्रेटर देन ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग इसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुई थी। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड, ये वही चीज बता रहे हैं, रोमिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का एडवांटेज क्या था, इट इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ न्यूनेटल इन्फेक्शन। जो न्यूनेटल इन्फेक्शन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो होता है बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद बेबी को बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जो बेबी होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सेव होता है, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट में आता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है,
तो उस टाइम पे उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो रहा है उससे पहले ही सारी चीजें मेंटेन करके रखनी रहती है। जैसे रेडिएंट वार्मर हो गया, उसका टेम्परेचर पहले से ही मेंटेन करके रखना होता है, ताकि जैसे ही बेबी डिलीवर हो उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके। क्योंकि जो मदर के वूम्ब में जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, जो बेबी बाहर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इन्वायरमेंट अलग होता है। तो इस टाइम पे रेडिएंट वार्मर का यूज करते हैं, ताकि मदर के अंदर का जो टेम्परेचर था वूम्ब का, और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ और इंट्रा यूट्राइन लाइफ के टेम्परेचर को क्या करे, मेंटेन कर सके। आई केयर प्रोवाइड करेंगे, कॉर्ड क्लम करते हैं, कॉर्ड केयर प्रोवाइड कराते हैं, बेबी को क्लॉथिंग करते हैं, बेबी को क्लीन करते हैं। बहुत सारी केयर जो होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जो होती है यूनिट को प्रोवाइड की जाती है। साथ में ही उस टाइम पे क्या होता है, विटामिन के इंजेक्शन जो होता है वो भी बेबी को लगाया जाता है, क्योंकि बेबी में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं नहीं होते, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता। फ्रॉम क्रॉस द कंटामिनेशन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस फॉर द मदर एंड ग्रेटर ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस। वही चीज बताइए कि मदर को कॉन्फिडेंस करते हैं, मदर को बोलेंगे कि उसको बेबी को 1 आवर के बाद ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी तो मदर को बहुत सारे रिस्क होने के चांस रहते हैं ब्रेस्ट में, क्योंकि वहां पे लंप फॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर जो मदर के जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसलिए मदर को बोलना है कि बेबी को 1 आवर के बाद क्या कराना है, ब्रेस्ट फीड कराना है। WHO ऑफर, अच्छा यहाँ पे एक बात कही थी WHO ने कि अगर जो भी मदर जो डिलीवरी करा रही है या फिर जो प्रेग्नेंट है और जो ब्रेस्ट फीड करा रही है उसकी हेल्थ जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। WHO ऑफर डेफिनेशन ऑफ मैटरनिटी आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मैटरनिटी केयर इनटू द इंश्योर दैट एवरी एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर मेंटेन्स द गुड हेल्थ blood and the art of the child care has normal delivery and bears healthy children। वही चीज बताइए कि जो मदर डिलीवरी करा रही है या जो प्रेग्नेंट है या जो ब्रेस्ट फीड करा रही है वो कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो वेल बैलेंस डाइट इनटेक करने वाली होनी चाहिए। गॉट इट बच्चों। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ट्रेन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या क्या। बच्चों आजकल आपने देखा होगा हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। हर चीज की, कोई भी डिजीज है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसी भी डिजीज है उसको डायग्नोस किया जा सकता है। देखते हैं, इन टेक्नोलॉजी हैव अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी हेल्थ कंडीशन। क्या है, बहुत कोई भी हेल्थ कंडीशन अगर हो रही है, पहले क्या होता था कोई भी हेल्थ कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। आपने ये भी देखा होगा जो गाँव में लोग रहते हैं, जो लोग मतलब बहुत ज्यादा गरीब होते थे, जो मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते थे, तो वो लोग भी डायग्नोस नहीं करा पाते थे। ओनली जो बड़े लोग होते थे, वही लोग जो रिच फैमिली वाले होते थे, वही इस चीज को डायग्नोस करा जाते। फॉर एग्जाम्पल अभी देख सकते हो आप, ये कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये जो कंडीशंस थी जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये गांव में लोगों को पता भी नहीं चलती थी। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सारी चीजों को वो डायग्नोस करा लेते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं शहर में जाके, और उनको ये चीज डायग्नोस पता चल जाता है कि उनको ये कंडीशंस हैं। गॉट इट बच्चों। इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर द नेसेसरी पर्सनल टू हैव थ्रू नॉलेज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। जो इस टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी आई है, नर्सेस को उससे अपडेट रहना चाहिए, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर नर्सेस अपडेट नहीं रहेंगी तो पेशेंट को केयर कैसे प्रोवाइड करेंगी। जब नर्स ही अपडेट नहीं होगी तो पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करेगी। जब इसलिए बोलते हैं कि जो भी नर्स है उनको अपडेट रखना चाहिए चीजों को, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं आ रही है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांस द हैंड केयर ऑफ द क्लाइंट्स इज रिड्यूस। अब वही चीज है बच्चों, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जो हैंड केयर प्रोवाइड की जाती थी पेशेंट को वो कैसी हो गई, रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर आ गया तो आजकल लोग मैनुअली पल्स चेक ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट पल्स ऑक्सीमीटर का ही यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर। हमारा बीपी एपेटस जो है, अभी जो मरकरी वाला बीपी एपेटस है, अगर आप उससे बीपी चेक करोगे तो आपको करेक्ट मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं उनमें कभी कभी इनकरेक्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं अच्छी, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ही हैंड केयर जो है वो रिड्यूस हो गई है। टोटल फीटल मॉनिटरिंग हैज प्रोग्रेस फ्रॉम द यूज ऑफ फीटोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक फीटो। वही चीज है कि पहले क्या होता था, बेबी की जो हार्ट रेट थी उसको विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप क्या था, हेड किया जाता था। लेकिन इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फीटोस्कोप भी अवेलेबल है,
प्लस ऐसा फीटोस्कोपी और प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग होती है वो भी अवेलेबल है। आप बच्चों मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। ये जो है ये हमारा नॉर्मल फीटोस्कोप है। इसके थ्रू क्या करेंगे, हार्ट रेट को क्या करते हैं, जो भी बच्चे की हार्ट बीट होती है उसको हेयर करते हैं। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो वही चीज है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक वाली अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी अलाउ टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट द सीरियस डिफॉर्मिटीज। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी करा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, कोई भी कंडीशन हो रही है तो उसको डायग्नोस नहीं करा पाते। जब लास्ट टाइम रह जाता था तो पता चलता कि उसको ये कंडीशन है, तो भी किसी किसी को तो ये भी नहीं पता चलता था और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन इस टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई भी सीरियस डिफॉर्मिटी, एवरीथिंग, कोई भी कंडीशन हो रही है तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। गॉट इट बच्चों? डिजीज स्पेसिफिक एरिया वेयर एडवांस इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द चाइल्ड वेयरिंग फैमिली इंक्लूड पोस्टपार्टम एंड एंटीपार्टम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डिलीवरी हो गई मदर की, एंटीनेटल चेकअप करवाए थे मदर ने पहले, डिलीवरी से पहले, तो अगर उस टाइम पे भी उसको कोई भी डिफॉर्मिटी या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा था या बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा था तो उसको भी डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सकता था। लेकिन अब क्या है, अगर पोस्टपार्टम पीरियड में बेबी डिलीवर हो गया है, उसके बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है तो उसको तुरंत डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है हमारी, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कोई भी डिजीज कंडीशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों? अब हम देखेंगे इंक्रीज कॉस्ट एंड हाई टेक केयर। इंक्रीज कॉस्ट एंड हाई टेक केयर का मीन्स होता है कि अगर हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉस्ट भी उतना ही इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्या होता था, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अगर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो वो 600 रुपीज में ही हो जाता है। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इट मीन कलरिंग अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो वो 800 रुपए का होता है। लेकिन वही चीज है, केयर अच्छी दे रहे हैं, बेबी कलर दिख रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बस फर्क क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो गया। क्या है, प्राइस ज्यादा हो गया है। फॉर द प्रोसीजर सच एज अल्ट्रासाउंड, fetal monitoring, example the couples has good पे गुड मनी, अमाउंट ऑफ मनी। वही चीज बोली है कि जो कपल्स होते हैं वो बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, कलर अल्ट्रासाउंड, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कलर अल्ट्रासाउंड एंड नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो है वो 600 का है, लेकिन उसमें कलरिंग नहीं दिख रहा है तो वो नॉर्मल हो गया। अगर जो कलरिंग वाला है वो 800 का है, कितना है, 800 का है, उसमें क्या है, बेबी जो है उसको कलरिंग देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। तो वही चीज है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और जो केयर है वो भी बहुत हाई टेक केयर दी जा रही है, लेकिन बस क्या है, कॉस्ट उसका इंक्रीज हो गया। गॉट इट बच्चों? बच्चों आप हमारी क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो बताओ, कुछ हो जाता है मजाक में। चलिए कोई नहीं, चलते हैं क्लास की ओर, क्योंकि सीरियस होके पढ़ाई कर लो, एग्जाम आने वाले हैं आपके। चेंजिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड बर्थ। चेंजिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या हो गया है, चाइल्ड बर्थ का जो पैटर्न है वो पहले से बहुत चेंज हो गया। पहले क्या होता था, पहले घर पे ही डिलीवरीज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग लेकिन अभी भी हैं इस टाइम पे कि जो घर पे ही डिलीवरी करा लेते, लेकिन उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। बच्चों मैंने अभी देखा था कि जब मैं ट्रेनिंग टाइम पे थी तो उस टाइम पे एक केस आया था डिलीवरी का, मदर की डिलीवरी घर पे हुई थी, लेकिन मदर को आज मान लीजिए डिलीवरी हुई थी घर पे उसकी, ठीक है, बताया था कि डिलीवरी हो गई है, और उसको दूसरे दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। उसको बोल सकते हैं कि पोस्टपार्टम। उसको ब्लीडिंग अगर हो गया तो वही जो मदर थी वो बहुत ज्यादा बच्चों सीरियस थी, उसका पल्स भी बहुत डिक्रीज था, उसका ऑक्सीजन भी बहुत डिक्रीज था, मतलब मदर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारी जो मैम थी उन्होंने बहुत कोशिश की और उस पेशेंट को बचा लिया था। इसीलिए बोलते हैं बच्चों, अगर आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एडवाइस दो कि जो गांव के लोग हैं वो पीएससी हो गया, सीएससी हो गया, वहां पे डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन घर में डिलीवरी कंडक्ट करना जो दाइज होती है उनके थ्रू कंडक्ट करा, लेकिन ये चीज ठीक नहीं होती है बच्चों। मदर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अकर होते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। अब तो ठीक है ना बच्चों, अब तो बोर नहीं हो रहे हैं ना, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप बोलो, कुछ आप बोलना चाहते हो हमसे? नहीं ना, चलिए क्लास की ओर चलते हैं। चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द चाइल्ड बर्थ एज ईयरली मैरिज प्रैक्टिस स्टिल कॉन्टिन्यूअस बोथ एंड्स। क्या है, बोथ एंड्स, ओल्डर और यंगर। ये चीज बताइए कि पहले क्या होता था, बहुत जल्दी ईयरली मैरिज जो थी
मैरिज जो होती थी बहुत जल्दी हो जाती थी। जब मैरिज जो होती 18 ईयर में हो जाती थी, 16 ईयर में हो जाती थी, तो क्या होता था, जो बेबी अगर कोई उस टाइम पे कंसीव कर रहा हो, अगर कोई जो मदर होती थी वो कंसीव कर रही है, तो उस टाइम पे जो होता है स्टिल बर्थ बेबी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते थे। क्योंकि जो मदर होती थी उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती थी कि वो कंसीव कर सके और बेबी को भी डेवलप कर सके। इसलिए बोलते हैं कि जो भी अर्ली मैरिज थी उसको स्टॉप किया जाए, उस टाइम पे स्टॉप किया गया था, और जो डिलीवरी का पैटर्न था वो चेंज किया गया था। चाहे ओल्डर हो, चाहे यंगर हो, सारे सब में कॉम्प्लिकेशंस अगर होते थे। Mothers face a increased risk of complication during pregnancy such as preterm delivery and low birth weight baby। वही चीज बताइए कि मदर जो है वो खुद से ही नहीं पूरी अच्छी तरह से, उसके अंदर इम्यूनिटी, तो उसका बेबी होगा वो भी लो बर्थ, तो जब वो खुद से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, खुद से ही कैसी है, इल हो गई है, तो बेबी भी उसका इल होगा और बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मदर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अकर होंगे। व्हाट इट बच्चों? पेरीनेटल रिस्क फैक्टर्स। पेरीनेटल रिस्क फैक्टर्स में क्या बच्चों, इसमें मैंने आपको ये वो बताया है कि जो भी सोसाइटी के लोग होते हैं, उस सोसाइटी के लोगों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बच्चों मदर में और बेबी में अराइज होती है। इवन बच्चों रिस्क रहता है उनको एड्स होने का, देन एसटीडी सॉरी बच्चों, एड्स होने का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होने का क्या रहता है बच्चों, कॉस्ट रहता है। एंड मदर आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनको द प्रॉब्लम, वही चीज बताई, द प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट द रिस्क अमंग देम आर एड्स इन द मदर एंड न्यूबॉर्न। वही चीज बताइए बच्चों जो मैंने अभी आपसे जस्ट अभी डिस्कस किया था कि कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से मदर को और उसके बेबी को क्या रहता है बच्चों, एड्स होने का रिस्क रहता है। लोअर वेट एंड अकाउंट्स फॉर द अमाउंट 30 to 40% लाइफ बर्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी लाइक अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है इसमें क्या होता है 30 to 40% आपको देखने को मिलेगा कि लो बर्थ वेट बेबी ही क्या कर होते हैं, बॉर्न होते हैं। गॉट इट बच्चों? फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है, फैमिली में जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फैमिली सेंटर। जो केयर फैमिली के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, फैमिली सेंटर्ड केयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्या है, एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। जो अगर हमारी फैमिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होती है वो क्या करती है, प्ले करती है सोसाइटी में। अगर हमारी फैमिली नहीं होगी तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। जो फैमिली होती है वो एक बहुत ज्यादा ही बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। डज एम्फसाइज ऑन दिस एक्सेप्ट इज मस्ट दैट फास्टर फैमिली यूनिटी। अगर हमारी फैमिली जो है वो एक बेसिक यूनिट है, ये कॉन्सेप्ट अगर चलता रहा तो फैमिली में क्या रहती है बच्चों, यूनिटी बनी रहती है। यूनिटी बनी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल ये है कि कोई बेबी है, कोई ज्वाइंट फैमिली है, वो अच्छे से रह रही है, सब एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। उस बीच क्या हुआ, कोई बेबी मदर ने कंसीव किया, उसका बेबी डिलीवर हुआ, तो बेबी भी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अंदर से बहुत अच्छा फील करता है कि उसकी फैमिली में इतने सा, हालांकि बेबी बोल नहीं सकता बच्चों, लेकिन वो ये चीज खुद तो फील कर सकता है ना कि इतने सारे लोग हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, ये चीज होती है बच्चों। तो फैमिली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वे क्या है, हमारा बेस है। हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। वही चीज है, अगर फैमिली बड़ी होगी तो सब लोग सोचेंगे कि बेबी को क्या केयर दें, बेबी को क्या डाइट दें, बेबी को कैसे क्लीन करें, कैसे बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। तो सबके पास अपने क्या होंगे, न्यू न्यू आइडियाज होंगे, तो सब अपने अपने न्यू न्यू आइडियाज को रखेंगे। अब मान लो बच्चों क्या है, छोटी न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें 3 लोग हैं, मम्मी पापा बच्चा, तो वो बस वही 2 लोग जो कुछ है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बड़ी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, सारे लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, अपने न्यू न्यू ओपिनियन देंगे अपने जो बेबी होगा उसके लिए। तो बहुत सारी जो केयर होती है, तो अलग लेवल की केयर मिलेगी बच्चे को, और उसको बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। हाउ टू मेंटेन हाइजीन टू द चाइल्ड। वही चीज है, मेंटेन रखेंगे हाइजीन को। फॉर एग्जाम्पल बेबी है, वो फैमिली में मम्मी के पास जा रहा है, अपनी मम्मी के पास है, चाची के पास जा रहा है, बुआ के पास जा रहा है, दादी के पास जा रहा है, बाबा, चाचा, ताऊ जी, किसी के पास भी जा रहा है, तो बोल रहा है कि बेबी को लेने से पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश इसलिए करेंगे तो बेबी को इन्फेक्शन होने के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। व्हाट फूड टू गिव टू द चाइल्ड।
क्या खाने को दे बच्चे को। मेनली अगर जो छोटा बेबी होता है बहुत ज़्यादा मतलब न्यूनेटल है या फिर इन्फेंट है, तो न्यूनेटल तो मेनली मिल्क ही फीड करता है। तो अगर जो बेबी है मान लीजिए टॉडलर है, 1 टू 3 ईयर में है बेबी, तो वो कुछ थोड़ा बहुत खा सकता है। तो जो फैमिली अगर बड़ी होगी तो वो डिसाइड करेंगे बेबी को क्या दें खाने को, क्या ना दें। ये सारी चीज़ें जो होती है जॉइंट फैमिली के थ्रू डिस्कस की जाती हैं। गॉट इट बच्चों? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आईसीयू। क्या हो गया है इतना मतलब इस टाइम पे जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आईसीयू, आईसीयू का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है इस टाइम पे। क्या हुआ? इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इंटेंसिव केयर यूनिट। इट मीन जो भी बच्चे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सीरियस होती है उनको क्या करते हैं वहां पे भेजा जाता है ताकि उनकी जो हेल्थ है उनको मेंटेन कर सके। मैनी इन्फेंट nowadays are born with the low birth weight and who are in such as infant are transferred to an ICU। बेबी जो है वो प्रीमेच्योर है, डिलीवर हुआ, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ, 28 वीक्स के बाद बेबी जो है वो डिलीवर हो गया, इवन 37 वीक्स से पहले इट मीन्स बेबी जो है वो डिलीवर हुआ। लो बर्थ वेट, उसका जो वेट है 2.5 kg से कम है, और जो बेबी है उसके जो लंग्स है, जब बेबी इमेच्योर था तो बेबी के जो लंग्स है वो भी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाया, तो बेबी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। तो उस टाइम पे उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? RDS, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। और अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसके सर्वाइवल रेट जो है बहुत कम होता है। अगर आपको उसकी सर्वाइवल रेट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो बेबी को तुरंत क्या करना है, ट्रांसफर करना रहता है NICU में। कहाँ पे? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ताकि बेबी को वहां पे अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके, ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके, तो बेबी जो है उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांस प्रैक्टिस नर्स आल्सो हैज इंक्रीज। वही चीज है कि इस टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जो नर्स है उसको भी सारी अपडेट्स के बारे में पता है कि बेबी को क्या क्या केयर दे सकते हैं, इससे बेबी की सर्वाइवल रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट बच्चों? अब देखेंगे इंक्रीज यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। क्या है इस टाइम पे? अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सच एज फैमिली हैव अ ग्रोइंग टेंडेंसी अल्टरनेटिव थेरेपीज। क्या कर रही है? ग्रो कर रही है जो फैमिली है, जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है, लाइक ऑक्यूपेंचर थेरेपी हो गई, मेडिटेशन होगा, योगा हो गया, थेरापेटिक टच हो गया, ये सारे जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है उस तरफ क्या कर रही है फैमिली, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है कि हाँ हमको ये थेरेपी लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्यूपेंचर थेरेपी है। ऑक्यूपेंचर थेरेपी में क्या होता है बच्चों, ये थेरेपी जब प्रोवाइड करते हैं तो पेन बहुत जल्दी रिलीफ होता है। हेडेक हो गया, लाइक हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, मेनली जो होती है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवल होती है कैंसर के पेन में। जब कैंसर होता है, कैंसर का जो पेन होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है, तो उसको रिलीव करने में भी ऑक्यूपेंचर थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब आप देखते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें भी बैक पेन हो गया, हेडेक हो गया, बहुत ज्यादा अकर होता है, तो इस टाइम पे भी ऑक्यूपेंचर थेरेपी जो होती है वो यूज की जाती है। सच एस वही चीज यहाँ पे बताइए, ऑक्यूपेंचर एंड थेरापेटिक टच। तो क्या है, जो फैमिली है वो अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। जो थेरेपी जिस टाइम बहुत यूज की जाती है उसकी तरफ ग्रो कर रही है, हाँ कि ये थेरेपी हमको यूज करनी चाहिए। थेराप्यूटिक ऑक्यूपेंचर थेरेपी के बारे में बच्चों मैंने आपको भी बताया। थेराप्यूटिक टच क्या होता है? थेराप्यूटिक टच जो होता है ये भी हेल्प करता है कि जो भी डिजीज हो गई है उसको ट्रीट करने में, या फिर कोई भी पेन हो रहा हो उसको रिलीव करने में, और एंजाइटी से रिलीव करने में प्रेग्नेंट मदर की क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी अवेयर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी लाइक मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हर्बल थेरेपीज हो गया। क्या कर रहे हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में। जो फैमिलीज होती हैं उनको अवेयर कराते हैं, कम्युनिटी एरिया में अवेयर कराते हैं कि ये टाइप की अल्टरनेटिव थेरेपीज जो है वो अवेलेबल है, आप इनका यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करने से बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन जो होता है वो फील होता है। देन एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो वेट होगा वो मेंटेन रहेगा, प्लस क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो बहुत फ्रेश रहेगा। हर्बल थेरेपी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, अगर कोई डिजीज कंडीशन हो गई है
तो उसको थ्रू दी प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं हर्बल थेरेपी में। गॉट इट बच्चों। अब देखेंगे ईयरली डिस्चार्ज क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हाई टेक केयर प्रोवाइड किया, एनआईसीयू इंक्रीज हो गया, जो क्या कहते हैं नर्स थी वो बहुत अच्छी केयर, हाई टेक केयर प्रोवाइड कर रही है। तो क्या हुआ, अगर जो मदर है वो मान लीजिए 1 वीक देखते हैं बच्चों, ज्यादातर मैंने अपने टाइम पे देखा है ट्रेनिंग टाइम पे कि जो सिजेरियन मदर होती थी उसको 7 डेज के लिए आफ्टर क्या करते हैं सिजेरियन रखा जाता था। लेकिन कुछ मदर्स ऐसी होती थी कि जो बहुत जल्दी फिजिकल एक्टिविटी करने लगती थी। मान लीजिए हम लोग एज अ नर्स खुद भी पेशेंट की हेल्प करते थे, उनको वॉकिंग करने में हेल्प करते थे, उनको फिजिकल और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने में हेल्प करते थे। अगर मदर जो होती है वो बहुत जल्दी रिकवर होने लगती है तो उसके जो डिस्चार्ज होने के चांस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। मान लीजिए 1 वीक में होने को था, अगर जो मदर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसका जो डिस्चार्ज है वो 4th डे पे या 3rd डे पे भी हो जाता है। इन विच द डेज वुमेन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वही चीज बताइए कि वुमेन है वो हॉस्पिटलाइज होती थी लॉन्गर टाइम के लिए, लेकिन अब क्या है, अगर मदर जो है वो एक्टिव है, उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड की जा रही है तो वो जल्दी एक्टिव हो जाती है, तो उसका डिस्चार्ज होने के चांस जो है वो जल्दी हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी वॉज इंक्रीज वेरी ग्रेजुअली ओवर द ईयर नाउ, हाउएवर हेल्थ केयर पर्सनल have realized that yearly return to normal activities in the best course for complicated birth। वही चीज है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बर्थ या प्रेगनेंसी जब डिलीवर हुआ था बेबी, उस टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे हो, फिर भी मदर ने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया और अपनी आगे की जो डिलीवरी होने के बाद भी उसने अपने आप को मेंटेन रखा, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया और अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, का ईयरली डिस्चार्ज हो गया। गॉट इट बच्चों। अब देखेंगे अराइजिंग सिजेरियन सेक्शन। आपको देखने को मिला होगा बच्चों कि जो पहले के क्या होता था, पहले नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ही कंडक्ट होती थी, लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया है, आपको सिजेरियन केस देखने को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सारी चीजें पहले से ही मॉनिटर कर लेते हैं। एंटीनेटल पीरियड के लिए गए तो पहले से ही पता चल जाता है कि कॉर्ड राउंड तो नहीं है नेक पे, अगर कॉर्ड राउंड है तो 1 है या 2 है, या फिर फीटल में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या फिर जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, या फिर अनस्टेबल लाई। उसका लाई नहीं पता क्या है बच्चों, मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था लाई के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर आप उस वीडियो को, उस क्लास को लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी उस क्लास को अच्छे से ले सके और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। अगर उनको डाउट कुछ होगा तो हमारे जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में क्या है वो उनका क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों राइजिंग सिजेरियन सेक्शन बर्थ रेट। विद द यूज ऑफ फीटल मॉनिटरिंग एंड यूज टू प्रीनेटल मॉनिटरिंग evaluate the fetal conditions has come and increase the rate of cesarean birth rate। वही चीज है बच्चों की सारी कंडीशंस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मदर में अगर हो रहा है उसको हाई रिस्क कंडीशन सच प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर एब्जॉर्प्शन प्लेसेंटा है, एब्जॉर्प्शन प्लेसेंटा में ज्यादा चांस रहते हैं कि मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं अगर 28 वीक से पहले की प्रेगनेंसी बिफोर है तो, या फिर मदर में या कोई बेबी है उसमें डिफेक्ट हो गया है। वही चीज मैंने अभी बताई थी, क्या है, कॉर्ड राउंड है या वन कॉर्ड राउंड है, या क्या है 2 कॉर्ड राउंड है, या फिर जो बेबी है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, जो बेबी है वो इमेच्योर है, या बेबी जो है वो अंदर डिस्ट्रेस हो गया है, या फिर क्या हुआ ओलिगोहाइड्रोमिनियाज हो गया है, या फिर पॉलीहाइड्रोमिनियाज हो गया, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। रोल ऑफ फादर का क्या रोल है यहाँ पे, विद द इंक्रीज सोसाइटल एम्फसाइज ऑन द शेयर्ड पेरेंटिंग and the recognition of parental bonding, many father are active in caregiving and enjoy the closeness it brings। it means ये है कि इसमें फादर का रोल ये रहता है कि जो फादर है उसको भी अपने बेबी के प्रति बहुत ज्यादा क्लोजनेस होना चाहिए और अपने जो भी पेरेंटहुड का जो रोल है वो उनको पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है। गॉट इट बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों लीगल इश्यूज एंड मिडवाइफरी प्रैक्टिस के बारे में। पहले हमारे ट्रेंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे लीगल इश्यूज कि मिडवाइफरी में क्या क्या लीगल इश्यूज होते हैं। फर्स्टली क्या है बच्चों, मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर तो बच्चों नॉर्मली आपको बहुत देखने को मिलता है। मेनली जो मेडिकेशन एरर होता है वो बच्चों इसलिए होने के चांस रहते हैं
जो नर्सेस होती है जो मेडिकेशन दे रही हैं वो अच्छे से ऑर्डर डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब किया हुआ ऑर्डर होता है उसको चेक नहीं किया। अगर चेक किया तो कभी-कभी ये रहता है मेडिकेशन स्पेलिंग में उनको मिस्टेक रहता है, तो कोई भी स्पेलिंग थोड़ा-सा ही इधर-उधर चेंजेस होता है, तो क्या होता है जब वो स्पेलिंग उनको नहीं सही से पता होगी, अगर नर्सेस आपको स्पेलिंग का नहीं क्लियर है तो आप जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उस केस शीट को लेके जाइए, उसको इससे मैच कीजिए, अगर नहीं मैच हो रहा है तो नहीं देना है। और कभी-कभी ये रहता है कि जो मदर होती हैं, जो होती है प्रेग्नेंट मदर, उनको अगर जो नर्स है वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रही है, कभी-कभी ऐसा रहता है कि अगर कोई रूट दूसरा होता है, कोई और रूट से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन है, वो सबलिंगुअल दी जाती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ओरली ही दे देते हैं, तो मदर को जो है कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ होने के चांस रहते हैं। चलिए देखते हैं मेडिकेशन एरर में होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है, आप इसको याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि मेडिकेशन एरर होता क्या है। Nurse to administer medication correctly to a patient administering wrong route। वही चीज बताइए, मेडिकेशन तो करेक्ट है लेकिन रॉन्ग रूट से दे दी है। मान लीजिए मेडिकेशन देनी है आईवी, दे दी ओरली, देनी है सबकुटेनियस, दे दी आईएम, तो ये क्या हुआ, रूट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। टाइमिंग देनी है 10 पीएम पे, दे रहे हैं 10 एएम पे, तो उसका टाइमिंग भी क्या है, रॉन्ग है। तो जो मेडिकेशन डॉक्टर ने जिस टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया आप उसी टाइम पे दो, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन देनी है, तो जो ऑर्डर में प्रिस्क्राइब किया गया है आप उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब डॉक्टर को, जो नर्स है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करे। इन द हार्म मे बी कंसीडर एक्ट एज अ माल प्रैक्टिस। क्या हुआ, इससे जो मदर होगी उसको हार्म होगा, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो नर्स है उसको माल प्रैक्टिस है। क्या है, वो पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं है उसको कि कौन से रूट से देनी है, कौन से रूट से कौन सी मेडिसिन देनी है, किस टाइम देनी है। गॉट इट बच्चों, मेडिकेशन एरर आपको समझ में आया क्या होता है, समझ आया ना? इट इज क्लियर, इट नॉट क्लियर, क्लियर ना? अब देखते हैं फेलियर ऑफ मॉनिटरिंग। क्या हुआ, फेलियर ऑफ मॉनिटरिंग। आ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द क्लाइंट। नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कि क्लाइंट को, क्लाइंट का इस मीन्स जो हमारा पेशेंट है बच्चों, क्या है, पेशेंट है जो हमारा एडमिटेड विद द एस्थेटिक एंड गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या हुआ, पेशेंट आया हमारा, एडमिट हुआ, उसको प्रॉब्लम है गायनी से या एस्थेटिक से रिलेटेड, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, वो एडमिट हुआ, जो नर्स है वो उसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन मॉनिटरिंग के टाइम पर क्या हुआ, उसने फेलियर, मतलब अच्छे से पेशेंट को मॉनिटर नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आया, प्रेग्नेंट पेशेंट था और उसको क्या है, वजाइनल डिलीवरी हो रही थी, तो एज अ नर्स आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एज अ नर्स आप क्या करोगे, पैड अप्लाई करोगे। आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप अपने डॉक्टर से पूछो, लेकिन एज अ नर्स आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर प्रेग्नेंट मदर आई है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट वर्क यही रहता है कि आप वजाइनल एरिया में पैड अप्लाई करो, ताकि जो ब्लीडिंग है उसको थोड़ा सा स्टॉप किया जा सके। देन उसके बाद आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि मैम ऐसा ऐसा पेशेंट आया है। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम रिक्वायर ग्रेट केयर। क्या करना है, फेलियर ऑफ मॉनिटरिंग। फेलियर, अगर अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से ना ही पोस्टपार्टम केयर दे पाएंगे ना ही एंटीनेटल केयर दे पाएंगे। तो जो नर्स है उसको पहले से ही बोलना है कि अपने आप को प्रैक्टिस, अगर नहीं उसको कुछ पता है तो वो अपने सीनियर से पूछे, अगर उसके सीनियर को भी नहीं पता है तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन क्या करना है, फेलियर मतलब अच्छे से मॉनिटर करना है, यही नहीं कि आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, आपने रॉन्ग बता दिया, तो इससे क्या होगा, जो मदर होंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो उससे ज्यादा भी और अराइज होंगे, इवन कभी कभी क्या रहता है, डेथ होने के भी चांस रहते हैं। इन्फॉर्म कंसर्ट। क्या करना है, कंसर्ट लेना है। Based on the client right to self determination, informed consent that depend on information regarding the disease procedure is given। क्या करना है, जो मदर है वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस में आई है तो पहले से ही क्या करना है, जो उसके फैमिली मेंबर्स, इतनी जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि आपका पेशेंट जो है वो सीरियस है, और इन्फॉर्म इट मीन्स क्या, कंसर्ट पे साइन लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इवन अगर कुछ भी, अगर ऐसा ना हो कि मतलब जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ भी कंडीशन जो है वो अकर हो, या फिर पेशेंट की डेथ होने के चांस आपको लग रहे हैं, तो पहले से ही आपको क्या करना है, कंसर्ट साइन करा लेना है कि आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, तो ऐसे ऐसे आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो या नहीं।
अगर वो बोल रहा है कराना है तो भी आपको कंसेंट पे साइन लेने हैं। इससे क्या रहता है बच्चों, जो हॉस्पिटल एरिया की कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, बस उन्होंने तो अपना आपको पॉलिसी बता दी है कि आपका आपकी जो मदर है उसको ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है, कि अब आप अपनी मर्जी से ये ट्रीटमेंट करा रहे हो। गॉट इट बच्चों? टू द क्लाइंट एंड देयर कंसर्न फिजिशियन एंड नर्स विटनेस द पेशेंट साइनिंग ऑफ द फॉर्म। वही चीज बताइए क्या करना है, जो पेशेंट की अटेंडेंस है, जो पेशेंट का मेन अटेंडेंस होता है, जो मान लीजिए मदर है, उसका हस्बैंड है या फिर उसकी मदर इन लॉ है या फिर फादर इन लॉ, तो उनके क्या करना है, आपको साइन कराने, उनको बताना है कि आपके पेशेंट की कंडीशन जो है वो सीरियस है। इफ सी फाइंड दैट कंसर्न इज मिसिंग मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन टाइम। मान लीजिए किसी टाइम पे क्या हुआ, पेशेंट एकदम से इमरजेंसी में आया, आपने ध्यान नहीं दिया, कंसर्न साइन हुआ ही नहीं, लेकिन क्या करना, अगर आपको एकदम से याद आता है कि पेशेंट बहुत सीरियस है, इसको कुछ हो ना जाए, और आपने कंसर्न भी साइन नहीं किया, तो आप उस टाइम तुरंत जाके क्या कराओगे, कंसर्न साइन कराओगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, उसको मेंटेन करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हॉस्पिटल के ऊपर आ जाती है कि हमें पहले बताया ही नहीं कि हमारा पेशेंट सीरियस है। अगर आप पहले से ही इन्फॉर्म कर देते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको पहले से ही क्या करना है, कंसर्न साइन कराना है। नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया है? रिक्वायर द प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड। इट मीन्स प्रोफेशनल और स्पेशल केयर जो है वो नर्स जो है न्यूबॉर्न को प्रोवाइड कर रही है। केयर फेलियर ऑफ द न्यूनेटल नर्स टू मीट फॉर हर ऑब्लिगेशन कैन रिजल्ट इन लेबोरेटरी इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मीन्स ये है कि एरर में क्या है, नर्स जो है वो न्यूनेटल को केयर प्रोवाइड कर रही है, केयर उसने प्रोवाइड की, लेकिन केयर प्रोवाइड करते टाइम क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गया, तो उस टाइम पे जो नर्स होती है उसको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, और क्या करना है, अगर कोई भी ऐसा कंडीशन हो रहा है कि उसको लेबोरेटरी में या फिर डायग्नोसिस के लिए भेजना है कोई भी सैंपल, तो वो तुरंत भेज सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जो बेबी है उसमें डेथ होने के चांस, प्लस जो बेबी है बहुत ही ज़्यादा उसमें कंडीशंस जो है वो राइज होंगी। फेलियर इन असेसिंग। मान लीजिए नर्स है, वो बेबी को या मदर को असेस कर रही है, मॉनिटर कर रही है, मॉनिटरिंग करते टाइम अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम अकर हो रहा है तो इट मीन्स कह सकते हैं जो नर्स है वो माल प्रैक्टिस है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है कि उसको करना क्या है और कैसे करना है। फेलियर इन द असेसिंग एंड रिपोर्टिंग चेंज इन द क्लाइंट कंडीशन। क्या हुआ, क्लाइंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और असेस कर रही है नर्स, लेकिन उसने क्या किया, कोई भी उस टाइम पे असेसिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अकर हो गया है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो नर्स है वो माल प्रैक्टिस्ड है। गॉट इट बच्चों? लास्ट टॉपिक आपको रह गया अबॉर्शन। अबॉर्शन के बारे में बताएंगे। नर्स असिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अबॉर्शन अंडर द एक्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर। क्या हुआ, कोई भी माल प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ, जो मदर है उसमें अबॉर्शन अकर हो गया, क्या हुआ, उसका बेबी था, उसकी डेथ हो गई, मिसकैरेज हो गया या स्टिल बर्थ हो गई या प्रीमैच्योर बेबी जो है वो डिलीवर हुआ, तो ये भी जो है माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो कंसर्न ले रहा है, प्रॉपर जो डॉक्टर बोल रही है वो कर रहा है, फिर भी कभी कभी क्या रहता है, माल प्रैक्टिस की वजह से बेबी के डेथ होने के चांस रहते हैं और बेबी में कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने के चांस रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन भी अकर होता है। They have the right to refuse to assist in the procedure if the abortion is illegal। क्या है, उस टाइम पे अबॉर्शन जो होगा वो इलीगल होगा। गॉट इट बच्चों? इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम अपनी फिनिश करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।